हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और फिर जो मैंने आपको कल डिस्कस किया आपके साथ कि अब मैं लगातार वीडियोस अपलोड करूंगा असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो एक बार फिर देखिए हमारे सामने UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स की वीडियोस पे हैं। यहां हम लोग इनकम टैक्स वाले टॉपिक्स पे हैं और कल इनकम टैक्स का पहला टॉपिक था जिसमें हम इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन लेके आए थे कि इनकम टैक्स एक्ट किस एक्ट में आता है, CBDT क्या है, ठीक है। जो उसकी बेसिक चीजें थी कल मैंने उससे बात किया था। मैं थोड़ा सा एकदम टॉपिक के बेसिक से आ रहा हूं, भले उन टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में आए ना आए, लेकिन मेरा पर्पस है कि मैं एक बैग आपको एडवांस टॉपिक में जाऊंगा, ABCD पढ़ाते हुए फिर आगे ले जाऊंगा। आज फिर एक वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वह है आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। क्या है आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। हम बात करेंगे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के डिफरेंट सब सेक्शंस में डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। अगर आप इनकम टैक्स की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपने इन डेफिनेशंस को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आपके इस डेफिनेशन से बनते हैं। और आपके एग्जाम में जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का एग्जाम है, इसमें इनकम टैक्स से इंट्रो ही पोर्शन से, डेफिनेशन से, एग्रीकल्चर इनकम से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन हेड्स ऑफ इनकम से वहां क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जैसे पर्सन, SSC, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। फिर इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कैजुअल इनकम्स, ये कम से कम 8, 9, 10 ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो इनकम टैक्स एक्ट्स में सेक्शन 2 या सेक्शन 3 के सब सेक्शन में एक्सप्लेन किए गए। तो ये वीडियो स्पेशली आज बेस्ड है जिस चैप्टर का नाम है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ गया पर्सन। अगर हम पर्सन की बात करें तो जो पर्सन है वो एक्सप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। पर्सन जो हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं ना, आपको बताऊं एक सजेशन है, जब भी आप लॉ पढ़िएगा तो लॉ में अगर कोई टर्म्स आपके सामने आए तो आप उसको जनरल मीनिंग से रिलेट मत कर दीजिएगा। डेफिनेट है कि उस टर्म्स की मीनिंग जब अंडर सेक्शन में जाए पढ़ेंगे तो अलग पाएंगे। तो एक सजेशन है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टर्म्स को देख के, टर्म्स सामने आता है तो अपने दिमाग में उसको लेकर के एक विचार बनाना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं ये इसका मीनिंग होगा। लेकिन और जगहों पे तो ये चल सकता है, लेकिन कभी भी लॉ में नहीं चलता है। लॉ में एक सजेशन है, जब तक आप उस टर्मिनोलॉजी को अंडर सेक्शन से पढ़ मत लीजिएगा, अपना दिमाग मत चलाइएगा। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है हमारा यहां पे पर्सन, और ये पर्सन अंडर सेक्शन 231 इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है। पर्सन मींस वो कौन कौन से पर्सन हैं जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो मैं टैक्स पे करूंगा, मैं इंडिविजुअल कहलाऊंगा। अगर मैंने पार्टनरशिप फॉर्म बना लिया है और बिजनेस कर रहा हूं और टैक्स पे कर रहा हूं तो फॉर्म कहलाऊंगा। अगर मैंने कंपनी बना लिया है तो कंपनी पर्सन कहलाएगी। अगर मेरे फोर फादर्स बिजनेस कर रहे हैं कई पुश्त से तो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी। तो डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सन हैं। अंडर सेक्शन 231 में पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं सुनिएगा। पहला इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, मोहन, सोहन, सीता, कुछ भी आ सकता है। दूसरा HUF, एक फैमिली, ठीक है। फिर पार्टनरशिप फॉर्म, और पार्टनरशिप फॉर्म के साथ अटैच है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और अटैच है BOI। AOP, BOI फर्म, ये तीनों एक ही कैटेगरीज के हैं, थोड़े से डिफरेंस है इसमें, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म तब कहा जाएगा जब इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए कंडीशंस को पूरा करती है। फॉर्म जब उस इसेंशियल कंडीशंस को पूरा करती है तो फॉर्म कहलाती है, और वो फॉर्म
उस कंडीशन को पूरा नहीं करती है तो या तो एओपी कहलाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या वो बीओआई कहलाती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में पार्टनरशिप व्यक्ति हो सकता है, इंडिविजुअल एक्स वाई, लेकिन एओपी में इंडिविजुअल के साथ अदर पर्सन भी, अदर लोग भी, जैसे कि कंपनी, एचयूएफ भी पार्टनर हो सकती है। ठीक है, आइए तो कौन कौन पर्सन में आते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, नगर महापालिका वगैरह। समझ रहे हैं आप? फिर आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, कोई भी ऐसी संस्था जो पार्लियामेंट, लोकसभा या विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव में कानून बना के बनाया गया हो तो भी आएगी। कोई यूनिवर्सिटी हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूपी रोडवेज कॉर्पोरेशन हो गया, कुछ भी, तो ये पर्सन्स में काउंट होते हैं। तो पूछा है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन इंक्लूड्स, इंडिविजुअल पर्सन में आता है, एचयूएफ पर्सन में आता है, कंपनी पर्सन में आता है, ये सब पर्सन के पार्ट्स हैं। अंडर सेक्शन 231 में पर्सन में ये सब आते हैं। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू किसमें आता है? बीएचयू लोकल अथॉरिटी नहीं है, नगर महापालिका नहीं है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये व्यक्तियों का समूह भी नहीं है, फॉर्म नहीं है, ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, इट्स आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन। इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पार्लियामेंट में एक कानून लाके बनाया गया है। तो बीएचयू इज ऑल्सो अ पर्सन जो किस में आता है? आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन में आता है। थर्ड, पर्सन इज डिफाइंड अंडर से 231, ये देखिए 231 में पर्सन को डिफाइन किया गया है। लोकल अथॉरिटी, सर लोकल अथॉरिटी कौन होता है? आप तीन तरह की गवर्नमेंट्स इंडिया में रूल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठे काम कर रही है, जैसे इस समय एनडीए है, बीजेपी एंड अलायंस है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बीजेपी है, और अब बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के अलायंस है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और आपका लोकल गवर्नमेंट, आपके शहर की नगर महापालिका, और गांव है तो ग्राम पंचायत। तो पूछा है कि लोकल अथॉरिटी कौन है? एक क्लब नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये क्या आता है? लोकल अथॉरिटी में आता है। ये भी लायबल हैं, ये भी साल भर में डिफरेंट वेज में इनकम्स कलेक्ट करते हैं। रेंटल इनकम होती है इनकी, स्ट्रीट लाइट से इनको हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, डिफरेंट वे में पैसा लेते हैं। इनको भी अपना रिटर्न्स फाइल करके बताना होता है। अ पर्सन इंक्लूड्स, इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सन में आते हैं, राइट। फॉर्म कंपनी भी आता है, एओपी बीओआई भी आता है, ऑल, यानी ये सब पर्सन्स में आते हैं। प्रीवियस ईयर ऑलवेज, अब यहां पे एक फिर टॉपिक आ गया प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स एक्ट में दो चीजें हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर, दो चीजें। हम लोग हैं, आज की डेट है हमारी 19 नवंबर 2024, 19 नवंबर जो ईयर चल रहा है ये खत्म हो जाएगा 2025 मार्च 31 में। यानी जिस ईयर में हम लोग हैं वो कौन सा ईयर है? 24-25, यानी 24-25 हमारा ईयर है जो चल रहा है ईयर। और जो ईयर बीत चुका है वो एक साल पहले का है, 2023-2024। देख रहे हैं? तो जिस ईयर के इनकम पे टैक्स लगाया जाता है वो प्रीवियस ईयर होता है, और जिस ईयर में टोटल इनकम और टैक्स की गणना की जाती है वो असेसमेंट ईयर होता है। यानी जिस वर्ष में आपका कुल आय और कर का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण करने वाले उस वर्ष को हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो पूछा है कि प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड ऑन, प्रीवियस ईयर हमेशा 31 मार्च को खत्म होता है, एंड ऑन 31 मार्च, क्योंकि यहां फाइनेंशियल ईयर चलता है और फाइनेंशियल ईयर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 1 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, आई नेक्स्ट। द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है। असेसमेंट ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर के इनकम में जिस ईयर में हम कुल आय और उस पर टैक्स लगाने का काम करेंगे उस ईयर को असेसमेंट ईयर कहते हैं। और 23-24 की इनकम पे हम 24-25 में टैक्स देंगे।
तो 24-25 से पूरा एक साल हमको मिलता है, उसमें हम अपने टोटल इनकम को निकालते हैं और टैक्स डिपॉजिट्स करते हैं। तो ये कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इट स्टार्ट्स एवरी ईयर April 1 एंड इट्स ऑन 31st मार्च। क्लियर? आई नेक्स्ट क्या है? ईयर एंडिंग 31st मार्च इमीडिएटली प्रायर टू असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड। असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला ईयर कौन सा कहलाता है? प्रीवियस ईयर। ठीक है, पढ़िए, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को क्या कहते हैं हम लोग? प्रीवियस ईयर कहते हैं। द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज, यानी हर साल जो 12 महीने का पीरियड स्टार्ट होता है, जिसका फर्स्ट डेट 1 अप्रैल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इट स्टार्ट्स एवरी ईयर on 1st April and end on 31st March. फिर assessment year is the period of 12 months commencing from every year 1st April. यानी assessment year हर साल 1 अप्रैल को क्या होता है? शुरू होता है। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में प्रीवियस ईयर को एक्सप्लेन किया गया, सॉरी असेसमेंट ईयर को एक्सप्लेन किया गया है, और अंडर सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर को एक्सप्लेन किया गया है। आइए, Mr. Rajesh has started business on 1st October 2022 and does not have any other source of income. His first previous year will be starts from, आइए, राजेश जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अक्टूबर 2022 से, और इसके अलावा इनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो प्रीवियस ईयर कब से इनका स्टार्ट हुआ? इनका स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 2022, और एक कब तक चलेगा? अगले साल 31 मार्च तक, यानी कि ये 31 मार्च 2023। यानी कि प्रीवियस असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा, गारंटी है, बट प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो भी सकता है और नहीं भी। इस सिचुएशन में देखिए, उनका बिजनेस अक्टूबर को स्टार्ट हुआ और मार्च को क्लोजिंग है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी प्रीवियस ईयर का जो यहां पे है वो कितने मंथ से? देखिए, ये है 6 मंथ, 6 मंथ का प्रीवियस ईयर है। तो पूछ रहे हैं कि स्टार्ट कब से होगा? यहां पे 1 अप्रैल से नहीं, ये स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2022 से। हाँ, अगर इनका और कोई इनकम पहले चली आई होती तो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल ही होता, लेकिन ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, इसके अलावा इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जिस दिन स्टार्ट करेंगे उसी दिन से प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और हमेशा प्रीवियस ईयर का एंड 31 मार्च होगा। स्टार्ट कहीं से हो सकता है, 1 अप्रैल हो सकता है, 1 जुलाई हो सकता है, 1 अक्टूबर हो सकता है, 1 जनवरी हो सकता है, 1 फरवरी हो सकता है, 1 मार्च हो सकता है, बट एंड ऑलवेज 31 मार्च होगा। अमेंडमेंट्स बाय फाइनेंस एक्ट्स आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम, हर साल इनकम टैक्स में कुछ न कुछ चेंज होते हैं। जब बजट आता है पार्लियामेंट्स में, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में जो फिनांस मिनिस्टर होते हैं वो बजट लाते हैं हर साल 1 फरवरी को। उस बजट्स में फाइनेंस एक्ट्स में बहुत सी चीजें चेंज होती हैं कंप्लीटली लास्ट फाइनेंस एक्ट, और वो एप्लीकेबल कब से होता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डेट से, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डेट से, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए बी में ऑप्शन है। An SSC commenced his business on 1st November 2021. What will be the duration of the previous year for assessment? बस वही चीज, 1 नवंबर से 31 मार्च, 1 नवंबर 21 से 31 मार्च 22। तो देखिए क्या पूछा है कि क्या होगा? यहां दोनों देखिए, 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, देखिए नवंबर ये है, 1 नवंबर 21 से 31 मार्च 22। प्रीवियस ईयर वही पिछला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कब बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने? 1 नवंबर को। इनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहीं से हो सकता है, बट एंड 31 मार्च को ही होगा। द टर्म प्रीवियस ईयर मींस, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर बोथ आर सेम, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर सेम? अब देखिए, मैंने कहा शुरू में कि प्रीवियस ईयर, इस समय हम लोग 24-25 वाले ईयर में है, यानी कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है? 2024-25, और प्रीवियस ईयर 1 साल पहले 2023-24, है ना। यानी ऐसे देखा जाए तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है
कि प्रीवियस ईयर आर डिफरेंट एंड असेसमेंट ईयर आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हैं उस ईयर की इनकम पे टैक्स आप अगले साल देंगे, यही एक कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजंस हैं अंडर सेक्शन 3 में, उसमें एक टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के अपवाद। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग ना होकर सेम होते हैं, यानी सेम ईयर प्रीवियस सेम ईयर असेसमेंट। ऐसा कब होता है? पहला पॉइंट, अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया। अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के भागने वाला है और ये चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता हो गया तो वो उनसे मिलेंगे और कहेंगे भैया जैसे कमाओ वैसे टैक्स दो, यानी जिस साल में कमाएंगे उसी साल में टैक्स देंगे आप। तो ये दोनों ईयर क्या हो गया? सेम हो गया। इन केस ऑफ शिपिंग बिजनेस, दूसरे देश का पानी का जहाज इंडिया में आया और इंडिया से भाड़ा लेके गया, पता नहीं दोबारा इंडिया में आएगा नहीं आएगा। उससे कहा जाएगा भाई जो तुम भाड़ा लिए हो उस पर शायद 8 या 7% है कुछ, टैक्स जमा कर जाओ, आना तो हिसाब कर लेना। बिजनेस क्लोजर, अगर प्रीवियस ईयर में अगर बिजनेस क्लोजर हो गया है तो भी आप उसी जिस साल में बिजनेस क्लोज हुआ उस साल में टैक्स पे करके जाएंगे। एओपी के क्लोजर में भी सेम यही चीज है। और अगर आपने अपने इनकम को टैक्स बचाने के लिए दूसरे को ट्रांसफर किया है और एक प्रूफ हो जाता है तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट आपके लिए सेव होगा। तो वही पूछ रहे हैं कि किस स्थिति में कर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होता है? बिजनेस नहीं, बिजनेस रिलेटेड टू पेरिसेबल गुड्स नहीं, बिजनेस इज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स नहीं, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट आ गया। देखिए जब कोई पानी का जहाज किसी बंदरगाह पे आया, अपना मान लीजिए लंदन से जहाज चला इंडिया कोलकाता पोर्ट पे आया और माल उतारा, उसे एक और भाड़ा मिल गया कोलकाता पोर्ट से लंदन पोर्ट के लिए, पता नहीं दोबारा इंडिया में आए कि ना आए, तो उसने भाड़ा कमाया, उसको 8% 7% का टैक्स पे करके जाना है। तो ये इसके लिए यहां पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। द पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड। अब आ गया है एक टॉपिक एसएससी। एसएससी करदाता, वह व्यक्ति जो अपने आय पे कर देने के लिए उत्तरदायी है उसको हम लोग करदाता कहते हैं। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में एसएससी को एक्सप्लेन किया गया है। अब ये पूछ रहा है वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के जगह टैक्स पे करने के लायबल है। जैसे मिस्टर एक्स बिजनेस करते हैं और उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, प्रीवियस ईयर में उनकी इनकम 20 लाख की है बट वो मर गए, क्या उनका टैक्स माफ हो जाएगा? नहीं, उनकी जगह उनके फैमिली में कोई उनको रिप्रेजेंट्स करेगा, उनकी पत्नी या अगर उनका बेटा या बेटी जो मेजर हैं 18 साल से ज्यादा हैं, वे लोग लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। तो किसी के डेथ के बाद या किसी के अनसाउंड माइंड होने के नाते उनकी जगह जब कोई दूसरा व्यक्ति टैक्स देता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग डीम्ड एसएससी कहते हैं, माना हुआ करदाता। देखिए ये ऑप्शन आ गया, एसएससी माना हुआ करदाता। हु इज एसएससी इन केस ऑफ एचयूएफ? एचयूएफ के केस में एसएससी कर्ता होता है। कर्ता कौन? घर का मुखिया, सबसे बड़ा, मान लीजिए दादाजी। तो एचयूएफ के केस में एसएससी कौन होता है? कर्ता होता है। एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी कौन होता है? एसएससी जो सिर्फ टैक्स पे करता है वही नहीं, जिसके ऊपर इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है, जिसके ऊपर पेनाल्टी लगा है, जो इंटरेस्ट पे करने की लायबल है, ठीक है, जिसने टैक्स चोरी की है, बहुत से जिसका एडवांस टैक्स कटा है उसको पाने के लिए वो कर रहा है, वो भी एसएससी है। एसएससी में कई लोग आ गए, माना हुआ करदाता भी एसएससी है, जो इनकम टैक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है और उसके लॉ को वायलेशन करके कुछ कर रहा है वो भी एसएससी। एसएससी इन डिफॉल्ट पढ़िए, लायबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ, ये हो गया। स्वयं की ओर से कर भुगतान, अपनी आय पे भुगतान करने वाला व्यक्ति करदाता है। फेल टू पे द टैक्स ऑन टाइम, जो टाइम पे टैक्स पे नहीं करता और वो एसएससी है। लायबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, दूसरे के लिए टैक्स पे करता है, किसी और की ओर से कर भुगतान करने वाला दायी। ये सब ऊपर के सारे पॉइंट एसएससी कॉल किए जाएंगे, ये और हो जाएगा। मिस्टर मोहन इज पार्टनर ऑफ एबीसी एसेसमेंट। मिस्टर मोहन एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है। अब यहां दो चीजें हैं, फर्म अपना इनकम कमाएगी, फॉर्म टैक्स देगी और उसमें से फॉर्म मिस्टर मोहन को प्रॉफिट देगी। तो मिस्टर मोहन का भी अलग से टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी।
तो मिस्टर मोहन इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, फॉर्म की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। अरे मिस्टर मोहन जो एक फॉर्म में पार्टनर हैं, उनको हमेशा एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। श्री मोहन एबीसी फॉर्म में साझेदार हैं, उनका निर्धारण किस में किया जाएगा? इंडिविजुअल। ठीक है, आगे। एबीसी लिमिटेड इन एसएससी विच फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन एबीसी। एबीसी लिमिटेड कंपनी, इनको कंपनी के अंदर इनका असेसमेंट किया जाएगा। As per section 27 SSC, SSC means a person by whom any tax or other sum of money is payable, जिसके द्वारा कोई कर या अमाउंट पे करने के लिए SSC है। Against whom proceeding has been taken under सेक्ट, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही हो भी SSC है, टैक्स चोरी किया, कुछ भी किया। A person deemed to be SSC in default, जो डिफॉल्ट के रूप में SSC माना गया है, सॉरी यहां भी सब हो जाएगा और हो जाएगा। SSC is defined under section 2 subsection 7. ये a person is responsible for doing any work under the act and his failed to do it is known as, एक व्यक्ति किसी लॉ के तहत कार्य करने के लिए जिम्मेदार है और उसे वो नहीं करता है। जैसे कंपनियों से कहा गया कि भाई जो डिविडेंड आप शेयर होल्डरों को देते हो, जब उनको डिविडेंड देना तो उसमें से 10% डिविडेंड काट के टीडीएस के रूप में सरकारी खजाने में जमा करवा देना। कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डरों को सारा डिविडेंड भेज दिया, कुछ भी डिविडेंड का पोर्शन काट के सरकारी खजाने में जमा नहीं करा। यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट का एक प्रोविजन है कि डिविडेंड पे 10% टीडीएस कटेगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मींस एडवांस टैक्स कटेगा, कंपनी ने ऐसा नहीं किया और सारा डिविडेंड शेयर होल्डरों को भेज दिया। कंपनी ने इनकम टैक्स एक्ट के बनाए गए उस लॉ प्रोविजंस का वायलेशन किया। अब यहां पे कंपनी क्या हो जाएगी? एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगी और उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो जाएगा। देखिए क्या दिया है कि अगर नहीं करता एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक है, एसएससी मीन्स अ पर्सन फ्रॉम हूम, एसएससी करदाता कर उस व्यक्ति से है, टैक्स इज टू बी कलेक्टेड सही है, टीडीएस क्रेडिट सही है, एडवांस क्रेडिट सही है, सब एसएससी में आएंगे। एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन ऑल्सो एसएससी नहीं, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एसएससी रही है। हर एसएससी पर्सन है बट हर पर्सन एसएससी नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल। एक और टॉपिक हम लोगों ने कवर किया आज, असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और इनकम टैक्स का एक दूसरा वीडियो था आज ये। और ये वीडियो किस टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड था? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसी में एक टॉपिक कल लेके आऊंगा जो होगा एग्रीकल्चरल इनकम्स। वीडियो कैसा लगा? कल की वीडियोस पे कमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं आए, बच्चे खुश हो रहे हैं कि वीडियो स्टार्ट हो गया। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम है जरूर पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत जल्दी फिर इनकम टैक्स के नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ूंगा और अपना प्रिपरेशन आप कंटिन्यूअस रखिए। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।